देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 12 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं, 10 मरीज हुए ठीक। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 152 तक पहुंची। देवभूमि में बारिश का कहर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के आसार। चारधाम यात्रा में ई पास बना मुसीबत। जगह जगह हो रही चेकिंग। लग रहे हैं कई घंटे। यात्रियों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड से सामने आ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत के चलते ई पास जो है अब मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जगह जगह चेकिंग हो रही है, जिसकी वजह से कई घंटे लग रहे हैं। जो तमाम श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए निकले हैं, उनको कई परेशानियों का यात्रियों को सामना करना पड़ रहा है। 45 किलोमीटर के दायरे में 5 चेकिंग काउंटर जो है वो बनाए गए हैं। अब तक चारों धामों में आपको बता दें कि 36,881 यात्री जो हैं वो पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त आपको। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई जगह जगह चेकिंग की वजह से कई घंटों का समय लग रहा है। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ई पास जो है मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। अब तक चारों धामों में कुल मिलाकर 36,821 यात्री जो है वो पहुंचे हैं, लेकिन ई पास की वजह से काफी मुसीबतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से जगह जगह चेकिंग हो रही है, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा को मंजूरी भले ही सरकार ने दे दी हो, लेकिन कोविड कहीं गया नहीं है। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए और उन तमाम एसओपीज के तहत आगे काम करने के लिए चेकिंग लगातार जारी है। और ई पास जो है वो मुसीबत बनता हुआ अब नजर आ रहा है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। यात्रियों को हालांकि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो तमाम यात्री चारधाम यात्रा के लिए निकले हैं, बताया जा रहा है कि 45 किलोमीटर के दायरे में ही 5 चेकिंग काउंटर्स जो हैं उनसे गुजरना यात्रियों को पड़ रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको सीधे। ज्यादा जानकारी के साथ धनराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनराज, क्या जानकारी? चारधाम यात्रा में ई पास कैसे बन रहा है मुसीबत? जी पूजा, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू की गई है उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं काफी यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं। तो जिसकी सुविधा के लिए ई पास की एक प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू की है, जिसमें ई पास बनाकर ही चारधाम यात्री जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ई पास एक तरीके से मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर जिस तरीके से चेकिंग हो रही है और ई पास बनाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। क्योंकि जब पोर्टल पर ई पास बनाते हैं तो कहीं ना कहीं इतना वीक नेटवर्क हो जाता है कि ई पास नहीं बन पाते हैं, तो जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वही जिस तरीके से देखा जाए कि 45 किलोमीटर के अंदर ही 5 काउंटर चेकिंग के बनाए गए हैं, जिसमें काफी दिक्कतों का सामना भी यात्रियों को करना पड़ रहा है। क्योंकि जब 5 जगह गाड़ियां रुकती हैं तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होती है और जाम की स्थिति भी वहां पर बनती है पूजा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए कि ई पास एक तरीके से मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। और साफ तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की बात करें तो सरकार लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए है। सरकार का हालांकि यही कहना है कि जल्द ही इस परेशानी को दूर कर दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चेकिंग अभियान है कोई समाधान निकाला नहीं गया है। धनराज, उसका जी बिल्कुल पूजा, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला है। लेकिन जिस तरीके से सरकार की बात करें, सरकार की तरफ से यही साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कोरोना काल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो गाइडलाइंस का पालन भी करना जरूरी है और कोरोना से बचना भी जरूरी है। क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। और जिस तरीके से देखा जाए कि चेकिंग जो अभियान चलाया गया है वो सिर्फ इसीलिए चलाया गया है कि कोई भी यात्री बिना कोविड टेस्ट के एंट्री ना कर पाए, और ना ही वो बिना जिसके डबल डोज लगी है उसके बिना कोई भी एंट्री ना कर पाए। इसीलिए चेकिंग अभियान जगह जगह पर चलाया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं 5 जगह चेकिंग अभियान चलाना एक अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर 5 जगह चेकिंग क्यों? क्या एक चेकिंग पर सरकार को भरोसा नहीं है या 2 चेकिंग पर सरकार को भरोसा नहीं है? जो 5 जगह चेकिंग चलाई गई है, कहीं ना कहीं जो चेकिंग चल रही है उसके चलते इस पर कुछ कहा गया है प्रशासन के द्वारा कि 45 किलोमीटर के दायरे में 5 चेकिंग काउंटर्स क्यों बनाए गए हैं?
जी बिल्कुल पूजा, यदि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन का यही कहना है कि जिस तरीके से कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है और जगह जगह चेकिंग इसी वजह से की जा रही है कि कोई भी यात्री ऐसा ना हो कि बिना पास के वो एंट्री कर जाए, क्योंकि अभी हाल ही में देखने में आया था कि फर्जी ई पास के द्वारा भी यात्रियों ने एंट्री करने की कोशिश की थी, हालांकि उसको प्रशासन ने पकड़ लिया था और जिसके बाद ये 5 काउंटर बढ़ाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए ये 5 काउंटर चेकिंग के लिए लगाए गए हैं। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन देखिए बताया जा रहा है 36,821 यात्री जो हैं वो वहां पहुंचे हैं। यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है, आपने बात की उनसे? जी बिल्कुल पूजा, यदि यात्रियों की बात करें तो यात्रियों का साफ तौर पर कहना ही है कि जिस तरीके की दिक्कत यात्रियों को आ रही है कि 5 जगह चेकिंग का सामना करना पड़ रहा है, तो कहना है बड़ी दिक्कतों का सामना है, क्योंकि काफी समय चेकिंग करने में लग जाता है और वहां पर जान की स्थिति बनी रहती है। तो कहना कि यात्रियों को बड़ी ही दिक्कतों का सामना होता है, जिससे यात्री सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि 5 जगह चेकिंग ना करके कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े और सीधे वो अपनी 4 धाम यात्रा सुचारू रूप से कर सकें। जी पूजा, चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए धनराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ई पास जो है मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि 45 किलोमीटर के दायरे में ही 5 जगह चेकिंग काउंटर्स है, जिसकी वजह से भारी जाम भी लग रहा है और यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड से ही आपको बताएंगे, उत्तराखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर को रहने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर पुलिस ने एक सघन अभियान चलाया है। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एम्स ऋषिकेश में पीएम 162 ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण करेंगे और उत्तराखंड वासियों को कई सौगातें वो दे सकते हैं। बड़ी जानकारी बता रहे हैं इस वक्त आपको पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई। देखिए 4 धाम यात्रा की भी वहां शुरुआत कर दी गई है और माना जा रहा है कि केदारनाथ जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हमें जानकारी मिल पाई है। एम्स ऋषिकेश में हालांकि आपको बता दें कि 162 ऑक्सीजन प्लांट्स को लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और बताया जा रहा है कि उत्तराखंड वासियों को कई बड़ी सौगातें भी वो दे सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या जानकारी आपके पास पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 अक्टूबर को जो दौरा है वो तय हो गया, लेकिन अभी भी उनका जो मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल, वो भी जिला प्रशासन को प्राप्त नहीं हुआ है और जिला प्रशासन लगातार पीएमओ के संपर्क में है। ये तय हो गया है कि 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री देहरादून आएंगे, यानी ऋषिकेश एम्स में जो ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे एक नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है, प्रधानमंत्री उसमें भी उसका भी लोकार्पण करेंगे। तो अभी ये 2 प्रोग्राम की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी मिनट टू मिनट का प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो आना है। लेकिन पूजा, इसके साथ ही ये तो सरकारी यानी शासकीय कार्य हो गया, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल कार्य भी वो कर सकते हैं, यानी अपने जो प्रदेश के नेता हैं उनसे मिल सकते हैं और उनको चुनाव जीतने का कोई नया मंत्र एक तरीके से बूस्ट दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आकर कार्यकर्ताओं को, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव जो है वो भी नजदीकी है। धीरेन्द्र, पीएम के दौरे को लेकर पुलिस ने एक सघन अभियान चलाया है, इससे जुड़ी क्या जानकारी है? बिल्कुल पूजा, देखिए प्रधानमंत्री का या किसी भी तरह का कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो जो प्रशासन है वो एहतियातन इस तरह की सुरक्षा जांच करती है। इसको लेकर के देहरादून का जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, और ऋषिकेश के आसपास के क्षेत्रों में और संपूर्ण ऋषिकेश नगर में एक तरह का जांच अभियान चला रही है। और इसके तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिहाज से जो एक स्टैंडर्ड है उसके तहत ये जांच हो रही है और 7 अक्टूबर तक, यानी जब तक प्रधानमंत्री आके लौट नहीं जाएंगे तब तक इस तरह की जांच चलती रहेगी और इसकी वजह से स्थानीय, लेकिन ये जांच बेहद अहम होती है क्योंकि प्रधानमंत्री या इस तरह के जो वीआईपी होते हैं वो हाईली सिक्योरिटी उसमें आते हैं, सुरक्षा के तहत सुरक्षा के दायरे में आते हैं। इसलिए जो सुरक्षा की जांच का जो दायरा है थोड़ा बड़ा होता है, वो सघन होता है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा दिक्कत भी उठानी पड़ती है। देखिए धीरेन्द्र, विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में नजदीक है, अब कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव वहां हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड चुनाव से पहले उत्तराखंड पहुंचना अपने आप में काफी अहम माना जा सकता है, क्योंकि इससे कार्यकर्ता जो हैं तमाम पार्टी के जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको भी एक बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल पूजा, देखिए प्रधानमंत्री वैसे भी जो है अपनी पार्टी के शीर्ष नेता हैं और एक प्रखर वक्ता हैं, चुनावी रणनीति के महारथी हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता है उन्हें उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री का
ऋषिकेश दौरा होगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चुनावी मंत्र मिलेगा, उनमें ऊर्जा भरेंगे और हो सकता है कि प्रदेश की वर्तमान जो स्थिति है, संगठन के जो हालात है, उसका फीडबैक भी प्रधानमंत्री नेताओं से लेते हुए देखे जाए। इसके साथ ही अगर वो केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं तो उसके माध्यम से एक बड़ा मैसेज भी प्रदेश की जनता को दे सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी कहते रहे हैं और ऑल वेदर रोड का जो प्रोजेक्ट है 12,000 करोड़ से अधिक का, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री कुछ कह सकते हैं कि कब तक पूरा होगा, कब तक लोकार्पित हो जाएगा। तो इस तरह से देखें तो न केवल उनका ये दौरा ऋषिकेश के लिए जरूरी है, पार्टी के नेताओं के लिए जरूरी है, बल्कि चुनावी लिहाज से देखें तो भी एक बड़ा, उसके लिए भी काफी अहम इस दौरे को माना जा रहा है। धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचेंगे, 7 अक्टूबर का दिन बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक मिनट टू मिनट प्रोग्राम जो है वो निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ऋषिकेश एम्स में 162 ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे और उत्तराखंड वासियों को कई बड़ी सौगातें भी दे सकते हैं। अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड से ही आपको बताएंगे, उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर कहर जो है वो जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तराखंड के जिलों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। देखिए, बरसाती मौसम में ऐसे पहाड़ी इलाकों में कई दुर्घटनाएं जो है उनसे जुड़ी जानकारी भी सामने आती है, कई राजमार्ग बंद हो जाते हैं। इसी को लेकर मौसम विभाग ने देखिए येलो अलर्ट जो है वो जारी किया है। अभी भी उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। सभी अधिकारियों को हालांकि सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं और उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड से आपको। भारी बारिश को लेकर अलर्ट देखिए मौसम विभाग ने जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि सभी अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। जो एहतियातन कदम है वो तमाम उठाने को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग के द्वारा ये येलो अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संचित हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। संचित, उत्तराखंड में बारिश का कहर अभी भी जारी, येलो अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग ने, क्या जानकारी? मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग लगातार समय समय पर अलर्ट जारी करता है, तो उसी के तर्ज से देखिए लगातार जिस तरीके से मानसून के बारे में बताया जा रहा है कि मानसून खत्म हो जाएगा 21 सितंबर तक। लेकिन आप देखिए 21 सितंबर तक, लेकिन आप देखिए आज 3 अक्टूबर है और मानसून अभी तक खत्म नहीं हुआ उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट जारी करता रहता है, जिसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, येलो अलर्ट जारी किया है कि बारिश की संभावना है, चाहे वो मैदानी क्षेत्र चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त अगर मौसम की बात करें, फिलहाल मौसम की बात अगर देहरादून और पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो आप देखिए कि लगातार जो मौसम है वो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हालांकि जो कुछ पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर बारिश की संभावना है और बादल छाए हुए, लेकिन बारिश फिलहाल पूरे उत्तराखंड में भी कहीं नहीं हो रही है। पूजा देखिए, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है संचित, और तमाम खबरें हम सुनते हैं, कभी भी भूस्खलन हो जाता है वहाँ पे, कभी लैंडस्लाइड हो जाती है, राजमार्ग बंद हो जाते हैं। प्रशासन के द्वारा क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है एहतियात के कदम बरतने को लेकर? देखिए पूजा, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तराखंड के भूगोल की बात करें तो उत्तराखंड का भूगोल कुछ इस तरीके का है कि यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं की अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से मौसम उत्तराखंड के अंदर खराब होता है तो तमाम तरीके की प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड के अंदर आ जाती है। तो उसी के तर्ज पर भूस्खलन की अगर बात करें तो इस वर्ष भूस्खलन थोड़ा ज्यादा हुआ है, जिससे हमारी बात मौसम वैज्ञानिक से बात हुई थी जो विक्रम सिंह है, उन्होंने हमें बताया कि लगातार जिस तरीके से ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, पहाड़ों के कटान का काम चल रहा है, तो उसके कारण इस साल जो भूस्खलन है वो ज्यादा हुआ है। पूजा, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं के बारे में पूछा, तो आप देखिए जिस तरीके से जो सरकारी मशीनरी सबकी जिम्मेवार होती है, तो सारी सरकारी मशीनरी तमाम तरीके की व्यवस्थाएं बनाने में समय समय पर लगी रहती है कि किसी तरीके की कोई हताहत। साथ ही साथ आप देखिए चारधाम यात्रा को लेकर के अब चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं मार्गों से होकर के चारधाम यात्रा में अपने धाम तक लोगों को पहुंचना होता है, उसको लेकर के भी तमाम तरीके की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आप देखिए जितनी भी सड़कें थी जो खराब हो चुकी थी उनको भी व्यवस्थापूर्ण सुचारू कर दिया गया है। जो व्यवस्था चारधाम यात्रा की होनी चाहिए थी सड़कों को लेकर के, वो तमाम तरीके की व्यवस्था धरातल पर नजर आती है। तो कहीं ना कहीं अगर बात प्रशासन की करें तो आप देखिए कि जिस तरीके से मौसम साफ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं खराब हो गई थी, जो सड़कें खराब हो गई थी, उनकी मरम्मत को भी कार्य किया जा रहा है। और इस वक्त के हालात की बात करें तो इस वक्त के हालात उत्तराखंड के अंदर सामान्य नजर आ रहे हैं।
चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संचित तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड से कोरोना से जुड़ी अपडेट आपको देते हैं। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में अब कमी आई है। बड़ी जानकारी, 24 घंटे में 22 नए संक्रमित मिले हैं। एक भी मरीज की हालांकि मौत नहीं, 10 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 152 तक पहुंच गई है। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में कमी आती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं कोरोना से जुड़ी हुई देवभूमि से। अब देखिए, क्योंकि स्कूल्स को भी खोल दिया गया है, कॉलेजेस को भी खोला जा रहा है, अनलॉक की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सभी लोग, लेकिन तीसरी लहर की आशंका को लेकर भी चिंतित है। उसको लेकर भी लगातार सतर्कता जो है वो बनी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ संचित हमारे साथ जुड़ गए हैं। संचित, क्या जानकारी आपके पास कोरोना को लेकर उत्तराखंड में? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालात की अगर बात करें उत्तराखंड के अंदर, अब आप देखिए कि कोरोना का जो ग्राफ है वो उत्तराखंड के अंदर टूटता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। जिस तरीके से जो कोरोना ग्राफ की संख्या दूसरी लहर में काफी बढ़ गई थी, उसको लेकर के अगर आज के हालात की बात करें तो आप देखिए कि धीरे धीरे जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी धीरे धीरे उत्तराखंड के अंदर कम होने लगी है। साथ ही साथ आप पर डे के अगर 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो वो भी आप देखिए कि लगातार 22 केस, 24 केस, 15 केस इस तरीके से केस आ रहे हैं। लेकिन जो मौतों का आंकड़ा है वो फिलहाल उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल शून्य पर ही टिका हुआ है, जो बेहद ही सुखद बात उत्तराखंड के अंदर है। आप देखिए वैक्सीनेशन की रफ्तार को कैसे देख पा रहे हैं, किस तरह से चल रही है अभी? आप सवाल दोबारा रिपीट। वैक्सीनेशन किस तरह से चल रही है अभी, उसकी रफ्तार से जुड़ी अपडेट? जी देखिए, फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो काफी तेजी से उत्तराखंड के अंदर चल रहा है। देखिए जिस तरीके से जो सरकार का लक्ष्य था, सरकार ने लक्ष्य रखा था कि जो उत्तराखंड में जो फर्स्ट डोज की वैक्सीन है उसको सितंबर माह तक पूरा कर दिया जाएगा, और जो सेकंड डोज की वैक्सीन के साथ पूरे उत्तराखंड को फुल्ली वैक्सीनेटेड दिसंबर तक कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट डोज की वैक्सीन की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया, और जो सेकंड डोज की वैक्सीन है उसके लिए भी सरकार नवंबर तक पूरा करने की बात कर रही है। जो लक्ष्य दिसंबर तक रखा गया था उसमें 1 महीने की कमी आ गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वैक्सीनेशन का कार्य उत्तराखंड के अंदर कितनी तेजी से चल रहा है। कहीं ना कहीं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने अनऑफिशियली भी ये अनाउंस किया है कि कई जिले उत्तराखंड के अंदर ऐसे हैं जिनको फुल्ली वैक्सीनेट कर दिया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए सोनिका कि उत्तराखंड में कोरोना को लेकर के जो उत्तराखंड सरकार है वो कितनी गंभीर है, और तमाम तरीके की व्यवस्था है वो धरातल पर नजर आती है, चाहे वो आइसोलेशन सेंटर्स को लेकर के हो, चाहे वो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया संचित आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर अब रुख करेंगे। आपको बताएंगे रुड़की से अगली खबर सामने आ रही है, जहां पर चर्च पर भीड़ ने हमला किया है और तोड़फोड़ और लोगों से मारपीट की है। रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के सोलानीपुरम में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने एक चर्च पर हमला करते हुए जबरदस्त तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, चर्च में प्रार्थना कर रहे लोगों के साथ मारपीट भी की गई है। चर्च के लोगों का आरोप है कि तोड़फोड़ करने वाली भीड़ वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद पीड़ितों ने कोतवाली सिविल लाइन पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं एसपी देहात ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। घटना में जांच कर इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा चर्चों पे हमला हो रहा है। बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस वालों ने हमारे चर्चों में तोड़फोड़ मचा दी है और हम बिल्कुल सिक्योर नहीं हैंगे। हमें अपने प्रशासन से अपनी मदद चाहिए, वरना आगे हमें भी बताएं। हमारे पास भी बंदूकें हैं, डंडे हैं, लाठियां हैं हमें, मगर हमारा मसीह समाज ये सब सिखाने की आदत, हमारे वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि हम किसी के ऊपर हाथ उठाएं। इसलिए हम चाहते हैं हमें न्याय दिलाए, प्रशासन हमें न्याय दिलाए। बस हम तहसील दिया भी, हमने रिपोर्ट दे दी है, और आगे हमें प्रशासन बताए कि हम आगे संडे में हम सिक्योर हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप लोग हमारे लिए सोचें, क्योंकि वरना हम भी फिर यही है, कत्लेआम होगा, हम भी जैसे। और लखीमपुर में जो अभी तस्वीर देखने को मिल रही है उसको लेकर अब पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेका ने बयान दिया है। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई घटना पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेका ने बयान दिया है। लखीमपुर में किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच का जो ये मामला है अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर सियासत भी देखिए शुरू हो गई है। भैया, किसानों के ऊपर तालिबानी हमला हुआ है, बीजेपी के गुंडों ने यह हमला किया है
और इसमें सीधे तौर पे बीजेपी की सरकार, जोगी जी की सरकार जिम्मेवार है और वो किसानों की आवाज को दबाना चाहते हैं, किसानों का गला घोटना चाहते हैं। और जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का किसानों को लेकर विरोधाभास बयान आया है, मुझे लगता है कि बीजेपी बुखला गई है और बीजेपी अब किसानों की डायरेक्ट हत्या के रंग में रंग गई है और उनके खून से रंग बीजेपी के लोगों के रंगे हैं और उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और यूपी के मुख्यमंत्री के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। तो पंजाब के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर राजकुमार वेका ने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने किसानों के साथ ये सुलूक किया है। ज्यादा जानकारी के साथ रीजनल हेड नवदीप छावड़ा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नवदीप की ओर रुख कर लेते हैं। नवदीप, लखीमपुर खीरी में ये जो घटना हुई किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के दरमियान, ये मामला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है, सियासत भी अब शुरू हो गई है इस पे। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब भी किसी राज्य के अंदर ऐसी घटना होती है और खासतौर सड़कों की किसानों का मुद्दा आजकल सभी राज्यों के अंदर काफी ज्यादा हुआ है। इसी वजह से कोई भी पार्टी या फिर कोई भी नेता उसके लिए मौका नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि लखीमपुर खीरी के अंदर जो कुछ कल हुआ उसको लेकर योगी सरकार लगातार सवालों के घेरे में है और लगातार चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो चाहे वहाँ के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हो, उनका लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो आप देखिए, सुबह 5:30 बजे जिस से प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम कांग्रेसी नेताओं को रोका गया, हिरासत के अंदर लिया गया। उसके बाद अब कांग्रेस के नेता तमाम इस पूरी घटना का कड़े शब्दों में उसकी निंदा कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया और उन्होंने भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और इस पूरे घटना की कड़ी आलोचना की है। और आप देखिए, डॉक्टर राजकुमार वेका जो भी चंदी कैबिनेट के अंदर नए मंत्री बने, अब उन्होंने योगी सरकार की तुलना कहीं ना कहीं तालिबान सरकार से कर दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी घटनाओं को लेकर राजनेता राजनीति तो कर रहे हैं, उनके शायद शब्दों पर भी कंट्रोल नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि किसानों का मुद्दा है और योगी सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले के अंदर जितनी गंभीरता के साथ काम करें। जी बिल्कुल नवदीप, देखिए जिस तरह से विपक्ष जो है लखीमपुर पहुंचने की पूरी कवायद में था, प्रियंका गांधी वाड्रा को रोक दिया गया, उनको डिटेन किया गया, अखिलेश यादव को रोक दिया गया, उनको आगे नहीं जाने दिया गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे शिवपाल सिंह यादव की, तो उनको उन्हीं के घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। देखिए, एक चीज तो ये भी है, शायद मुझे लगता है कि जितने भी दिग्गज नेता है उनको भी अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए कि ऐसे माहौल में जहाँ पर हिंसा का माहौल है, किसान और पंजाब से भी कोई पहुंच रहा है क्या लखीमपुर? ऐसी कोई अपडेट? जी, अपना सवाल दोहराइएगा। नवदीप, मैं ये जानना चाह रही थी कि जिस तरह से तमाम विपक्षी नेता जो है लखीमपुर पहुंच रहे हैं, पंजाब से भी कोई पहुंच रहा है वहाँ? देखिए, पंजाब के जो डिप्टी सीएम हैं और पंजाब के जो गृह मंत्री हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका कार्यक्रम था कि वो 4 तारीख को लखीमपुर खीरी जाएंगे, उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन जो एडवाइजरी जारी की गई है पंजाब यूपी पुलिस के डीजी की तरफ से, वहाँ के जो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है कि कोई भी बाहरी जो मंत्री है, कोई भी बाहरी राज्य से कोई भी सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देकर उनको रोका जा रहा है। चलिए ठीक है नवदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। इस दरमियान बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, आपको बताएंगे सब इंस्पेक्टर की भर्ती को लेकर परीक्षा को अब रद्द कर दिया गया है। पंजाब पुलिस ने रद्द किया है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को, जल्द घोषित होगी अब परीक्षा की नई तारीख और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को कायम रखने के लिए ये फैसला लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। परीक्षाओं में धोखाधड़ी के बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ये निर्देश दिए थे। बड़ी जानकारी बता रहे हैं इस वक्त आपको, पंजाब पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की भर्ती को एक तरीके से इस परीक्षा को रद्द कर दिया है। नई तारीख का ऐलान भी देखिए अब होगा। नवदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। नवदीप, पंजाब पुलिस ने सब इंस्पेक्टर की परीक्षा भर्ती को अब रद्द कर दिया है, कब तक हो सकता है नई तारीख का ऐलान? देखिए, बिल्कुल अगस्त महीने के दौरान अलग अलग चरण के अंदर ये परीक्षाएं ली गई थी, लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही थी कि पेपर को लीक किया गया है, नकल हुई है और कई जगह पर धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए थे कि एसआई को
नियुक्ति के बदले लाखों रुपए लोग जो है वो ऐंठ रहे थे मंत्रियों के नाम पर, अलग अलग लोगों के नाम पर। तो इस पूरे मामले की जांच जो है वो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जो पंजाब के हैं उनको सौंपी गई थी, और 25 सितंबर को इसकी पूर्ण जो रिपोर्ट थी वो पंजाब सरकार और पंजाब के डीजीपी को सौंप दी गई थी, जिसके बाद लगातार ये प्रयास है कि क्या भर्ती प्रक्रिया परीक्षा रद्द की जाएगी या उसके आगे जांच जो है वो लगातार की जाएगी। लेकिन पंजाब सरकार ने कल देर शाम को जो मुख्यमंत्री करण सिंह चन्नी है उन्होंने इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा पूजा के पंजाब के मुख्यमंत्री का मानना है कि किसी भी विभाग के अंदर चाहे वो कोई काम काज हो, कोई नियुक्ति प्रक्रिया हो, उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है नवदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल खबरों में मेरे साथ अभी बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।